हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसीसी ऑफिसर वैभव तुम्हारा अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने एक टॉपिक एनसीसी का एक वीडियो में कवर कर लिया था। मेरा पिछला वीडियो एनसीसी के लिए जो था वो टॉपिक था, वो सब्जेक्ट था द एनसीसी। वो सारा हमने कवर किया था उसमें। और अब तुम देख रहे हो जिस तरह से हेल्थ एंड हाइजीन पर हम बात करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी कॉपी और अपना पेन साथ लेके बैठो और जो मैं लिखवाऊँ नोट्स के तौर पे वो नोट करते चलो। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब हम सब जानते हैं, हेल्थ का मतलब होता है सेहत। तो हम ऑब्वियसली अच्छी सेहत के बारे में बात करेंगे, पता चल रहा है टॉपिक से ही। और हाइजीन क्या है? हाइजीन दरअसल एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कि हम अगर कहें कि इंग्लिश नाम का तुम्हारा एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में क्या होता है, हम इंग्लिश सीखते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे पोइट्री, प्रोज़ वगैरह वगैरह, प्लेज़। ऐसे ही हाइजीन एक सब्जेक्ट है जो कि इस बारे में है कि हम अपनी और अपने आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ये टॉपिक सब कुछ उस तरह से कवर करता है, हमें सिखाता है कि हमें वो आदतें इसमें दर्ज की गई हैं, ये टॉपिक बनाया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और साथ ही साथ तुमने भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो हाइजीन की डेफिनेशन क्या है, देखो मैं लिखता हूँ। मैं हाइजीन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ साइंस which includes each and every habit which helps us maintaining the basic cleanliness of ourselves and environment around us। तो ये एक बार मैं फिर पढ़ के सुनाता हूँ डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ साइंस विच इंक्लूड्स, ये एक साइंस है, यानी कि ये एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जो क्या इंक्लूड करती है, इसमें क्या क्या है। ईच एंड एवरी हैबिट, वो सारी की सारी हैबिट्स और तरीके बताए गए हैं। विच हेल्प्स अस, जो हमारी हेल्प किस चीज़ में करते हैं, मेंटेनिंग द बेसिक क्लीनलीनेस, ताकि हम अपनी बेसिक क्लीनलीनेस आवरसेल्व्स, अपनी, और एनवायरनमेंट अराउंड अस, आसपास हमारा घर और हमारी घर के आसपास की जगहें, उनकी बेसिक क्लीनलीनेस पे ध्यान दे सकें, साफ़ सुथरा रख सकें। क्योंकि देखो, अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो ही हम अच्छी सेहत के मालिक बने रह सकते हैं। तभी तो इंग्लिश में कहा जाता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड, यानी कि अगर भगवान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, भगवान के बाद धरती पर अगर कुछ इम्पोर्टेंस रखता है भगवान के बाद, तो वो है साफ़ सफाई। क्योंकि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन, अब तुम में से कुछ को लग रहा होगा ये इंग्लिश में इतनी लंबी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे हम। तो मैं ये बता दूं कि एनसीसी का पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही करना है, ये कंपलसरी नहीं है। तुमको ये समझ में आ गई बात? जब ये बात समझ में आ गई तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, और इस तरह भी लिख सकते हो कि जैसे
कि अगर मेंटेनिंग द बेसिक क्लीनलीनेस, ये वर्ड दिमाग में रह गया तो सारा सेंटेंस हिंदी में करके ये आवर सेल्फ्स या एनवायरनमेंट या फिर ये मेंटेनिंग द बेसिक क्लीनलीनेस, ये इंग्लिश में भी लिख सकते हो, यानी कि मिक्स, इंग्लिश हिंदी मिक्स, बस हिंदी और इंग्लिश और कोई लैंग्वेज नहीं। रीजनल लैंग्वेज एनसीसी के पेपर में जो है वो नहीं मानी जाती, तो इसलिए तुम हिंदी में लिखो जैसे समझ में आए। अगर तुम्हें कोई वर्ड ऐसा लगता है कि तुम्हें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखना है, उसको इंग्लिश में ही लिख दो, इसी तरह लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई थिंक हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक नाम तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके पहले जो हमारा चैप्टर है, हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का पहला चैप्टर, वो है रिगार्डिंग आवर सेल्फ्स, कि हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है। अगर हम अपनी बॉडी को समझ पाएंगे तभी हम इसकी सफाई रखने का तरीका जान पाएंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि हमने हेल्दी कैसे रहना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ द बॉडीज़ पे है। तो सिस्टम ऑफ द बॉडीज़ तुमने पढ़ाई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होगी कि हम कौन सा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, उसके मेन ऑर्गन्स क्या हैं और उनका मेन काम क्या है, बस इतना। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आफ्टर ऑल हम बेसिक क्लीनलीनेस की बात कर रहे हैं, और एनसीसी में हम इतनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो पढ़ेंगे नहीं कि हम डॉक्टर बन जाएं। तो हमारा जितना स्कोप है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है अंडर दिस हेल्थ एंड हाइजीन, जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इसके अंडर जो सबसे पहला सिस्टम आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है स्केलेटल सिस्टम। अब नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा काफ़ी कुछ कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुम लिखते जा रहे हो साथ साथ में, क्योंकि ये क्लास चल रही है एनसीसी की, बहुत ज़रूरी है कि तुम ये साथ साथ में नोट भी कर लो। तो स्केलेटल सिस्टम क्या दिमाग में आता है स्केलेटल सिस्टम से? स्केलेटन क्या होता है? हमारी हड्डियों का ढांचा। तो हड्डियों का ढांचा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी बॉडी जो खड़ी है, स्ट्रक्चर है हमारा, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। हम एक कपड़े की तरह नहीं है कि कपड़ों का ढेर इकट्ठा कर दिया कैसे बैठ जाता है वो, अगर बीच में हैंगर लगा दिया जाए तो कैसे सीधा खड़ा हो जाता है। तो हैंगर जो है वो क्या है? वो स्केलेटल सिस्टम है उन कपड़ों का। तो स्केलेटल सिस्टम जो है हमें खड़ा रखता है, हमें मूव करने में आसानी देता है, पावर देता है। तो स्केलेटल सिस्टम में ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो हैं बोन्स। तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के बेस पर जो बोन्स हैं वो अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन की गई है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में सबसे पहले तो हम ये बात कर लें, बोन्स की बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता होगा कि कितनी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। अगर तुमने मान लो कोई मुन्ना भाई मूवी भी अच्छी तरह देखी है तो तुम्हें पता होगा, एक डायलॉग में वो बोलता है संजय दत्त कि कितनी बोन्स हैं। तो लिख लो, नंबर ऑफ बोन्स 206। हमारी बॉडी में 206 बोन्स हैं अलग अलग, छोटी बड़ी। और वो किस किस तरीके से क्लासिफाइड हैं, यानी टाइप्स ऑफ बोन्स। ये लिखो, टाइप्स ऑफ बोन्स में लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, क्योंकि अब लॉन्ग बोन्स हैं तो शॉर्ट बोन्स भी होंगी, तभी तो लॉन्ग को लॉन्ग कहा गया। फिर फ्लैट बोन्स, उसके बाद इर्रेगुलर बोन्स, और फिर है सिजमॉइड बोन्स। तो ये स्टूडेंट्स लिखना और नोट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तुम्हारा एनसीसी का एग्ज़ाम होगा फाइनल,
तो उसमें क्वेश्चन पक्का आता है हेल्थ एंड हाइजीन में, टाइप्स ऑफ बोन्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है। तो 3 फिलिंग द ब्लैंक्स अगर होंगे तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, और उसमें तुम्हें लिखा होगा कि टाइप्स ऑफ बोन्स आर डैश 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 एंड डैश। तो ये अगर तुम्हें याद हुआ तो तुम बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, एक वैसे बात है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बिग बोन कौन सी है। ये तुम अपने आप अब देख सकते हो अपने गूगल से। वैसे मैं बता दूं, लॉन्गेस्ट बोन जो होती है हमारी थाई की बोन होती है, हैवीएस्ट बोन होती है, और सबसे बड़ी बोन जो होती है वो हमारी घुटने की बोन होती है, नी की बोन, बहुत इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए शायद उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं लोगों को, तुमने देखा होगा बड़ी एज के लोगों को। अच्छा, एक और चीज़, बोन्स के लिए कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो कहाँ से मिलता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आई थिंक सबको पता होगा, कैल्शियम। कैल्शियम से बोन बनी हुई होती है। अब तुमको पता होगा कि कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि ज़्यादा मीठा मत खाओ, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से बनी हुई हैं, और जब हम शुगर का ज़्यादा इंटेक कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर होगी, जो पचेगी नहीं हमारी, वो क्या करेगी? वो एक्चुअली हमारे बोन्स के साथ रिएक्ट करती है, और अगर वो रिएक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोन्स को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। उसकी पहली लेयर के साथ जब एक लेयर के साथ पहली जो शुगर की एक मटेरियल आया, उसने बोन के साथ रिएक्ट किया, तो वो क्या करेगी? उसमें से पहली लेयर निकाल लेगी। धीरे धीरे बोन गलनी शुरू हो जाती हैं। दांत ज़्यादा मीठा खाने से क्यों गल जाते हैं? क्योंकि जब हम कुछ मीठा खाते हैं, जैसे चीनी खाते हैं, मान लो मिठाई खाते हैं, तो वो बहुत देर तक हमारे दांतों में रहता है, हमारे मुंह में रहता है। तो दांत भी तो बोन है, वो उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर की सरफेस को गला देती है, ख़त्म कर देती है। और यही चीज़ हमारे कोल्ड ड्रिंक भी करते हैं। तो ध्यान ये रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, ज़्यादा मीठा एक्सेस नहीं खाना, और अगर खाना है तो साथ के साथ कुल्ले करो ताकि दांत तो बच जाएं। अंदर की बोन्स तो चलो जब रिएक्ट होंगी तो हमारा बस नहीं है, लेकिन दांतों को बचाना जो है हमारे हाथ में होता है। हम साथ के साथ कुल्ला कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, ताकि मुंह में से जो एक्सेस चीनी रह गई है, शुगर रह गई है, हमारी सलाइवा में मिक्स होके वो निकल जाए। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ बोन्स। इतना ही है टॉपिक, इतना ही आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। उसके बाद आते हैं हम मस्कुलर सिस्टम पे। तो मस्कुलर सिस्टम को लिखने से पहले ऐसा करता हूँ, मैं मिटा लेता हूँ और उसके बाद करते हैं बात। तो मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप प्रदान करता है, हमारा ढांचा। फिर उस ढांचे को संभालना भी है, क्योंकि अगर सिर्फ बोन्स का ही स्ट्रक्चर ले लिया जाए तो अपने आप वो नहीं खड़ा रह सकता। भारी बोन्स होती हैं, वो जुड़ी हुई किसके साथ होती हैं? आपस में तो चलो जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनको संभालने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे मसल्स। वो उन्हें टाइटली बांध के रखते हैं, और ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो वैसे तो आजकल मसल्स पे इतनी बात हो रही है कि आधी से ज़्यादा नॉलेज पहले ही तुमको होगी, लेकिन फिर भी हमारा टॉपिक है तो इसे नोट कर लेना। कई बार कुछ फैक्ट्स हमारे दिमाग में नहीं होते। तो मस्कुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। तो हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मसल्स में हमारे पास है वॉलंटरी मसल्स, उसके बाद इनवॉलंटरी मसल्स, ये लिखते जाओ स्टूडेंट साथ साथ में मेरे। फिर कार्डियक मसल्स। तो ये है टाइप ऑफ मसल्स। और मसल्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करोगे, टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं मसल्स, तो वो टिश्यूज़ ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें दर्द होती है, मसल्स में थकावट होती है, लेकिन वो फिर बन जाते हैं और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं जितनी एक्सरसाइज करेंगे हम। तो
ये मसल्स इस तरह स्ट्रांग होते जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज ही अकेली काफ़ी नहीं है, हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमको हमारी डाइट से मिलने हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि मसल्स को मेंटेन करने के लिए सबसे वाइटल न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो रिच प्रोटीन की डाइट अगर तुम किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो अपनी मसल मेंटेनेंस के लिए जिम जाता है, मस्कुलर बॉडी बनाना चाहता है, तो तुम इस बात पे ध्यान दो कि वो क्या क्या खाता है। वो हाई प्रोटीन डाइट खाएगा। लेकिन सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट खाने से ही काफ़ी नहीं हो जाता। हाई प्रोटीन डाइट अगर ले रहे हैं तो साथ ही साथ फिर एक्सरसाइज भी चाहिए। यानी कि जितना अपने मसल्स से हम वर्क करवाना चाहते हैं उतनी ही बैलेंस डाइट हम लेंगे। एक्सेस करेंगे, चाहे एक्सरसाइज चाहे डाइट, दोनों ही थोड़ा बहुत तो हमें ख़राब करेगा ही। तो ये मस्कुलर सिस्टम में बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। इससे आगे तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना। गूगल पे पढ़ा है हमारा मैनुअल पूरा का पूरा, तो तुम देख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इतना बहुत है। अच्छा, इसके बाद अगला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सेकंड सिस्टम था, ये थर्ड सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है, सारा साइंस का ही है टॉपिक। सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी में ब्लड घूमता है। वो कैसे घूमता है? वो सर्कल में घूमता है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूमता रहता है और हमारी मर्ज़ी के बगैर घूमता रहता है। और यही अच्छा है कि वो घूमता रहे, क्योंकि वो जहाँ रुका वहाँ हमारी लाइफ ख़त्म। और इस ब्लड को कौन घुमाता है? कौन सा पंप है हमारे अंदर लगा हुआ जो पंप करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है ताकि आगे आगे धक्का मिलता रहे ब्लड को? सबको पता है, हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वाइटल ऑर्गन है वो क्या है? ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके वाइटल? सबसे पहले तो हार्ट, उसके बाद ब्लड भी हमारा क्या है? ऑर्गन ही है, एक तरह से ऑर्गन की तरह ही है, क्योंकि वही हमारे खाने में से न्यूट्रिएंट लेके सारी बॉडी तक पहुंचाता है। तो ब्लड, हार्ट, और मैं कुछ मिस ना कर जाऊं इसलिए मैं यहाँ से हेल्प ले रहा हूँ। हाँ, तीसरी चीज़ है ब्लड कैसे घूमेगा। ब्लड को घुमाने के लिए कौन सी चीज़ें बिछाई गई हैं भगवान के द्वारा हमारी बॉडी में? वो हैं ब्लड वेसल्स, नाड़ियाँ हमारी जिसमें कि ब्लड चलता है। वही ब्लड वेसल ही होती है। जब ब्लड टेस्ट होता है तो यहाँ से वो सुई लगा के और इंजेक्शन लगा के और वो ब्लड खींच लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड, ये तीन चीज़ें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। जो कि क्या, ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन ले लेता है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है, तभी उनको एनर्जी मिलती है। किसी भी बॉडी पार्ट को एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है। और कोई भी हमारा जो न्यूट्रिएंट है ये ब्लड कैसे लेता है? इंटेस्टाइन में खाना पच रहा होता है तो वहाँ से इंटेस्टाइन में से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी इंटेस्टाइन्स जितनी साफ़ सुथरी होंगी, हम मैदा जितना कम खाएंगे, बाहर के खाने में मैक्सिमम मैदा होता है। वो बाहर का खाना क्यों मना किया जाता है? रीज़न ही यही है उसका कि बाहर का खाना जो है मैक्सिमम बर्गर्स हैं या पिज़्ज़ाज़ हैं, हॉट डॉग्स हैं, ये किस चीज़ से बने होते हैं? ब्रेड से बने होते हैं। और ब्रेड की पेस्ट्री वगैरह, और ये मैदे से बना होता है। तो मैदा क्या करता है? हमारी जो इंटेस्टाइन की लेयर्स, इंटेस्टाइन की जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है मैदे की, और वो हटती नहीं बहुत आसानी से, काफ़ी टाइम लेती है। तो ये जो लेयर चढ़ जाएगी वो क्या करेगी? जो बाकी खाना पच रहा है उसमें से न्यूट्रिएंट लेना कैसे पॉसिबल होगा इसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए? और फिर वो आगे कैसे ट्रांसफ़र होगा ब्लड में? तो इसीलिए जो बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको एक तो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरा उनकी एनर्जी भी लो रहती है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते बॉडी को। तो ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम साथ में रफेज, तुमने सुना होगा रफेज खाओ। बिस्कुट एक आता ही रफेज के लिए स्पेशल है। वो क्या करता है? रफेज क्या करती है? ये जो लेयर जम जाती है ना, इसको साफ़ कर देती है रफेज। तो रफेज कहाँ कहाँ पाई जाती है तुम खुद ढूंढ सकते हो। एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो आटे में चोकर होता है, जो मोटा आटा हम खाते हैं जो कि स्वाद नहीं होता,
तुम सबको पता है, इसीलिए हमें वो वाइट आटा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उसमें रफेज कम होती है। एक तो उसमें रफेज होती है आटे में, जो मोटा आटा है। फिर हम जो संतरे किन्नू खाते हैं उसके ऊपर से जो हम धागे निकाल के फेंक देते हैं ना, हम कहते हैं तो स्वाद खराब कर रहे हैं, वो रफेज ही होती है। वो सारे के सारे बिल्कुल साफ़ ना करो, थोड़े बहुते लगे रह जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा बैलेंस होके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके मैंने पार्ट्स तुम्हें लिखवा दिए हैं, और इतना ही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हारा एग्ज़ाम का स्कोप जो है ना, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत नहीं है। अब चौथा सिस्टम, तो चौथा सिस्टम हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई इसका तो तुम डायग्राम छोटी क्लासेस में बनाते आए हो। कैसे डायग्राम बनाते आए हो? वो मुंह इस तरफ और यहाँ से मुंह से वो लंग्स सारे तुमको पता ही है। तो इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हम ऑर्गन्स लिखते हैं इसके, मेरे साथ साथ लिखो। सबसे पहले नोज़, फिर माउथ, क्योंकि हम मुंह से भी कई बार सांस ले लेते हैं, ज़्यादा थके हुए होते हैं तो मुंह खोल के सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हम सांस लेने की प्रक्रिया पूरी की पूरी जो होती है, उससे रिलेटेड सिस्टम हमारी बॉडी का। फिर फेरिंक्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ये सारा लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हमें भूल जाती हैं। ये वैसे हमें सिर्फ नोज़, विंड पाइप और लंग्स ही याद रह जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पार्ट्स लिखने पड़ जाएं तो ये नाम तो याद होने चाहिए, इसलिए साथ के साथ लिख लो। फिर ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, और फिर लंग्स। तो ये इतने सारे पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ पे बना है? हमारी सांस लेने के लिए। और सांस से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एनर्जी। यानी कि अगर हम इसको समअप करके बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होगा उतना ही हमें एनर्जी मिली रहेगी और उतना ही तेज़ हमारा दिमाग होगा। कई बार टेंशन में, जब कोई भी इंसान टेंशन में हो, आजकल तो वो ऑक्सीमीटर मिलते हैं लगाने के लिए, तो तुम देख सकते हो कि अगर कोई बहुत खुश है और मूड उसका बहुत अच्छा है, तुम ऑक्सीजन लेवल चेक करो, सही होगा। और कोई अगर बीमार है तो अलग बात है, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है। लेकिन अगर कोई टेंशन में भी है, काफ़ी टेंशन में, तब भी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं चलता और हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है। चेक करके देखा जा सकता है। इसीलिए हमें कई बार ऐसे होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में घिर जाते हैं तो हमें कहते हैं डीप ब्रीदिंग करो, ऐसे करते हैं, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हम जब लंबा सांस लेते हैं तो उससे हमारे लंग्स जो हैं हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक असर करेगी तो एनर्जी एकदम भरेगी, और एनर्जी भरेगी तो ऑब्वियसली फिर हमारी टेंशन तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा लाइफ में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये ऑर्गन्स तुम्हें पता होने चाहिए, ये तुमने नोट कर लिए होंगे आई थिंक। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगला हमारा जो सिस्टम है। कितने सिस्टम हो गए देखो? पहले स्केलेटल सिस्टम एक, मस्कुलर दूसरा, सर्कुलेटरी तीसरा, रेस्पिरेटरी चौथा, और ये है हमारा बॉडी का पांचवा सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके ऑर्गन्स हम फटाफट लिखें अब, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जानने, हम सब जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो हम सब जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाने से रिलेटेड, खाने को पचाने से रिलेटेड। तो खाना हम कहाँ से खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं, तो माउथ। उसके बाद वो खाना हमारा मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। कैसे? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या? यानी जो थूक हमारे मुंह में इकट्ठी होती है वो खाने को पचाती है। उसके बाद फिर एसोफेगस। अब ये एसोफेगस क्या है? एसोफेगस है फूड पाइप, जिस पाइप में से खाना पेट तक जाता है। फिर आ जाती हैं पेनक्रियाज।
पैनक्रियाज के बाद लिवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन। अब तुम कह रहे होगे कि सर आपने स्टमक तो लिखवाया ही नहीं। दरअसल जब गले से नीचे खाना उतरता है तो जो वो फूड पाइप है, वो फूड पाइप को एसोफेगस बोल रहे हैं हम। तो हमारा जो पेट ऐसे टेढ़ा सा बना हुआ होता है ना डायग्राम में, वो एसोफेगस का ही हिस्सा है। वो एसोफेगस पेट से जब खाना निकल के लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब नेक्स्ट बॉडी पार्ट आता है। एसोफेगस से खाना नीचे जाके पेट में इकट्ठा हो जाता है। लिवर से क्या होता है, लिवर से कुछ ऐसे जूसेस, बाइल जूसेस कहते हैं उनको, सिक्रीट किए जाते हैं जो पेट में जाते हैं और वो खाने को डिकम्पोज करते हैं। और पैनक्रियाज का क्या काम है, पेट के नीचे एक छोटा पार्ट होता है, वो इंसुलिन इंजेक्ट करता है जिससे कि एक्सेस शुगर हमारी बॉडी की ख़त्म हो जाती है, हमें परेशान नहीं करती है। अदरवाइज़ एक्सेस शुगर क्या करेगी, वो अलग अलग जगह पर जाके ख़राब करेगी। जैसे कि तुमने सुना होगा कि जिनको बहुत ज़्यादा शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो एक्सेस शुगर खा रहे हैं, वो जितनी भी शुगर खाते हैं वो पचती ही नहीं है, वो डिकम्पोज हो ही नहीं पाती, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे पार्ट्स माउथ में हम खाना पचाना शुरू करते हैं। कैसे? सेलाइवरी ग्लैंड से। सेलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, थूक पैदा करते हैं जिससे कि खाना चबा चबा के, हम कहते हैं ना कि भाई खाना चबाना चाहिए, वो चबाने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से जो सलाइवा है हमारे माउथ में वो खाने को घेर ले अच्छी तरह से, ताकि वहीं पे पचना शुरू हो जाए। फिर फूड पाइप से नीचे पेट तक एसोफेगस में जब खाना जाता है तो वहाँ पे लिवर जो है वो कुछ जूसेस को डालता है पेट में और वो खाना वहाँ पे पचता है और फिर नीचे इंटेस्टाइन में, लॉन्ग इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से कि एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड फ्लो में जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम अगले सिस्टम की बात करें। सिक्स्थ सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमारी बॉडी से जो खाना एक्सेस हमारा निकलता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स, वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो स्किन, क्योंकि हमारी जो पसीना है वो भी तो एक्सक्रीट करती है बॉडी। तो स्किन जो है वो एक्सेस वाटर को, एक्सेस सेलाइन वाटर को एक्सक्रीट करती है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम सारा का सारा जो है हमारा, जिसमें कि किडनीज आ गई और यूरेटर्स आ गए हमारे, जो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देते। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पानी पियो ताकि टॉक्सिन साथ के साथ निकलते रहें पेशाब के थ्रू। फिर ब्लैडर, और फिर हमारा आता है यूरेथ्रा। तो ये मेन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। फिर हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे, सेवंथ सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है, इसके ऑर्गन्स जो हैं वो पहले लिख लो। ब्रेन, ब्रेन के बाद नर्व्स। ये दो मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, लेकिन ये सिस्टम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसके पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम लिखो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल,
नर्वस सिस्टम और ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, इसको ठीक कर लो। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वही हमसे काम कराता है सारा का सारा। ब्रेन हमें कुछ भी करने के लिए जब सिग्नल देता है तो वो नर्व्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को हिलाता है। और जैसे कि मैं अगर सोचूं कि मैंने अपना हाथ ऊपर करना है तो मेरा ब्रेन इसको ऑर्डर कर रहा है। तो ये सब नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बातें हैं। और पार्ट्स तीन पार्ट्स में बटा हुआ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करेंगे हम, इससे आगे हम अगले वीडियो में चलेंगे। थैंक यू।